नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। अपने नेक कार्यों से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली मुबारकपुर विधानसभा से बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली एक बार फिर लोगों से लेकर मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं और बनना लाजमी भी है, जबकि विधायक सत्ता पक्ष के नहीं है। ऐसी पहल की उम्मीद लोगों को सत्ता पक्ष से भी है। आपको बताते चले कि जहां पूरा देश में कोरोना महामारी को लेकर लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में ऑक्सीजन से जूझ रहे लोगों को विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने सैकड़ों सिलेंडर अपने निजी खर्चे से मुफ्त में बांटने का काम किया है। विधायक के इस तरह के कार्य से जनपद के प्रशासनिक अमले के साथ साथ समाजसेवी संस्थाएं और क्षेत्रीय लोग विधायक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। टीवी 20 न्यूज से हुई बातचीत के दौरान विधायक ने कहा कि पूरा देश महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में हर जनप्रतिनिधि को चाहिए कि अपने क्षेत्र की जनता की सेवा में आगे आएं और हर संभव मदद करें। ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, सबको एक साथ मिलकर इस महामारी से निपटने का समय है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि किसी भी मरीज जिसे ऑक्सीजन की जरूरत हो उसे फ्री में दिया जाएगा। जो भी मरीज के परिजन हो उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी और डॉक्टर का पर्चा कि मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है और मोबाइल नंबर नोट करके मरीज को ऑक्सीजन फ्री में दी जाएगी। विधायक मुबारक ने कहा कि पहले दिन से इसके लिए लगा था, जो कि अब चुनाव अरशद के जरिए खरीदकर महाराष्ट्र से मंगवाया। मेरे राजनीति करने का पहला मकसद आम जनता की सेवा करना है। आगे उन्होंने कहा कि मुबारकपुर क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले से कोई भी मरीज ऑक्सीजन के लिए आएगा उसे मुहैया कराने का पूरा प्रयास करूंगा। विधायक ने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। विधायक जी, इस आपदा की घड़ी में आपने सिलेंडर्स मंगाए हैं, कितने सिलेंडर मंगाए हैं और कहां से मंगाया गया है, किस तरह से परचेज किया गया है? देखिए, हम लोगों ने जब से ये प्रॉब्लम चल रही थी तो सच्चाई ये है कि आप जानते हैं कि मैं राजनीति का मेरा मकसद ही समाज सेवा है। मैं कोई आई एम नॉट ए हार्डकोर पॉलिटिशियन, आई एम ए सोशल वर्कर। और उसी वक्त से मैं इस प्रयास में लगा था कि कुछ काम किया जाए, बावजूद इसके कि हम लोग खाली बयानबाजी और वो करें। तो मैं इस सिलसिले में हर तरफ दिल्ली में जहाँ जहाँ भी अपने कॉन्टेक्ट थे, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, हर जगह बात हो रही थी। इसी बीच में मेरे एक साधु होते हैं डॉक्टर अलीम साहब, जो अरशद सिद्दीकी साहब बॉम्बे में हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनसे बात हुई। मैं अरशद भाई का भी शुक्रगुजार हूं कि उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से आप ख़रीद लो, मैं दिलवा देता हूँ आपको। और उन्हीं के ज़रिए ये हम लोग मैनेज करने में कामयाब हुए, जिसमें मुझे 200 अभी आया है, जिसका मैंने लगभग 10,62,000 का पेमेंट किया है। और मैं अभी और भी प्रयासरत हूँ। मेरे जितने भी साथी हैं, अब्दुल्ला, अनवार भाई, गुड्डू भाई, लखानी, ये सारे लोग लगातार लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम जो मेरे साथ काम में मेरा हाथ बटाती है, मदद करती है, वो सारे लोग लगे हुए हैं। और हम लोग एक्टिव हैं इस बात के लिए कि वी आर ट्राइंग कि कम से कम हम लोग 300 से 500 सिलेंडर और मैनेज कर पाएँ, ताकि किल्लत कुछ कम हो। कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन का आधार ये है ब्रदर कि हमने ये रखा है कि एक तो विदाउट एनी कास्ट। विदाउट एनी कास्ट मीन्स कि कोई डिपॉजिट भी नहीं। कुछ लोगों ने कहा डिपॉजिट ले, मैंने कहा यार ये छोटी बात है। मैं अपने ज़िले में किसी से ये नहीं कह सकता कि मैं सरेंडर दे रहा हूँ तो मुझे इसके बदले में आप कोई राशि जमा करो, ज़मानत। एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कि भाई ये मिस्टर एक्स इज ही नीड्स ऑक्सीजन, एक तो ये होना चाहिए। नंबर 2, उसका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, तो उससे ये हम लोग कह देते हैं कि जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो या तो हमारे यहाँ सिलेंडर पहुँचा दीजिएगा या हम आपको बताएंगे किसी दूसरे पेशेंट को, उसको दे दीजिएगा। इस ढर्रे पे हम लोगों ने बिना किसी भेदभाव के, कोई किसी धर्म जाति का हो, कोई किसी से ताल्लुक़ रखता हो, हम सबको दे रहे हैं। हमने दिया भी, बल्कि ये निकाल के इसलिए रखा है कि अभी गाड़ियाँ ये लगेंगी, बंटने जा रहा है। हमने लिस्ट बना लिया है कुछ लोगों की, जो शहर के प्रोमिनेंट लोग भी हैं, जिम्मेदार हैं। कुछ लोगों ने कहा हमसे कि हमको भी दे दीजिए, थोड़ा हम लोग भी मदद करेंगे लोगों को, जैसे मेरे मोहल्ले, मेरे गाँव में। तो हम लोग उस आधार पर कर रहे हैं। तो क्या इसमें आपकी विधानसभा रहेगी कि पूरा शहर, पूरा जिला? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं एमएलए ज़रूर हूँ मुबारकपुरा का, लेकिन ये ज़िला पूरा मेरा है जी। ठीक है, मुबारकपुर के लिए मेरी ज़्यादा सॉफ्ट कार्नर है, उससे वहाँ से 2-2 बार उन्होंने मुझे एमएलए बनाया है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरे ज़िले में लोगों को काम आएगा और ज़िले से बाहर भी ज़रूरत है। अभी तो मोहम्मदाबाद, गोहना में रात में दिया है, तो ज़िले से बाहर है, मऊ में। जी जी। तो ये इंसानियत का काम है, इसमें लाइन नहीं खींचा जा सकता। ना ये वोट के लिए नहीं हो रहा है कि मुझे मुबारकपुर से वोट लेना है तो सिर्फ मैं वहाँ का दूंगा ना। मैं तो इसको लालगंज में भी दूंगा और मैं इसको फूलपुर अंबारी में भी दूंगा।
मैंने पिछली बार, मैं कहना नहीं चाहता, जब राशन का वितरण कर रहा था तो मैं जिले और जिले के बाहर भी मैंने किया, बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने किया था। वो तो ऊपर वाले ने, हम क्या हैं, हम लोग यार किस लायक हैं, ये ऊपर वाला हम लोगों की मदद करता है। और मैं इस बारे में खुश नसीब हूँ कि मेरी टीम, मेरे भाई बंद दोस्त यार मेरे अच्छे हैं, वो लोग करते हैं सब, मैं तो खाली खड़ा हूँ एक खाका। तो ये इसमें हम लोग बहरहाल कोई लाइन नहीं है, पूरे जिले की मदद होगी। तो सर क्या संदेश रहेगा, और जनप्रतिनिधि हैं, संभ्रांत लोग हैं जो सक्षम हैं, लोगों की मदद कैसे इस आपदा? सबको आगे आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बयानबाजी एकदम बंद कर दे, आलोचना एकदम बंद कर दे, एकजुट हो जाए सब। हम लोग भारतवासी हैं, ये देश हमारा है, हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार की तो अपनी जिम्मेदारी है ही है, वो आलोचना, वो राजनीति बाद में होती रहेगी। इस वक्त सारे लोग भेदभाव बुला के सारी लाइन खत्म कर दे और सब लोग एक साथ खड़े हो जाए। मैं किसी को ऑक्सीजन दे सकता हूँ, दवा दे सकता हूँ, किसी के साथ 2 कदम चल सकता हूँ, सारे लोग मिलके खड़े हो जाएं यार, ये 1 मिनट में सब सॉल्व हो जाए। कुछ नहीं है, ये बहुत परेशान होकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ से लड़ने की ज़रूरत होती है। थैंक यू सर। थैंक यू। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। एक तरफ शासन और प्रशासन व सामाजिक संगठन इस कोरोना महामारी से जुट जाए तो वही कुछ अस्पताल व डॉक्टर के साथ ही मेडिकल हॉल भी इस आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। सबसे पहले हम जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक व सहायक आयुक्त औषधि मनुशंकर व उनकी टीम के साथ ही कांद्रापुर पुलिस को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ऑक्सीजन के 68 सिलेंडर बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर कालाबाजारी पर रोक लगाने का काम किया है, वो सराहनीय है। इसको कालाबाजारी में धरती के कुछ भगवान भी शामिल हैं, जिन्हें हम आम भाषा में डॉक्टर कहते हैं। इन्हीं के मिली भगत व अस्पताल की पर्चियों का लेकर आरोपी रिजवान जाफरपुर से सिलेंडर को उठाता था, जिसकी जानकारी जाफरपुर में बैठे लोगों को भी थी, जिनको कालाबाजारी का कुछ रकम भी मिलता था। सहायक आयुक्त औषधि मनुशंकर से TV20 न्यूज़ की हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि जाफरपुर से यह आपूर्ति बंद कर दी गई है। इस कालाबाजारी में अभी बहुत से रिजवान शामिल हैं जो लाश के सौदागर के रूप में काम कर रहे हैं। या उन माँ से पूछिए जिनका सिंदूर ऑक्सीजन न मिलने से उजड़ गया, या उन माता पिता से पूछिए जिन्होंने अपने जवान पुत्र को खो दिया, या उन बहनों से पूछिए जिन्होंने अपने माता पिता समान भाइयों को खो दिया। TV20 न्यूज़ जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से ये निवेदन करता है कि जनपद के कई निजी अस्पतालों के डॉक्टर पर्ची पर नाम व पता लिखकर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए देते थे, जो कालाबाजारी के काम आती थी। अस्पतालों को तो 500 रुपये में ऑक्सीजन गैस मिल जाता था, लेकिन मरीजों से उसका 10,000 रुपये लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी। ऐसे में जनपद के कुछ अस्पताल कोविड के नाम पर मरीजों से 20,000 से लेकर 50,000 प्रतिदिन ले रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने कोविड-19 प्रबंधन के संबंध में मंडलायुक्त, ADG, IG व DIG के साथ समीक्षा बैठक में कहा है कि प्रदेश के किसी जिले में बेड का अभाव नहीं है, फिर भी कतिपय स्थानों से बेड के अभाव में मरीजों को उपचार से वंचित करने की घटनाएं संज्ञान में आई है। यह संवेदनहीनता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी अस्पताल में बेड रिक्त नहीं है तो निजी चिकित्सालय में इलाज की सुविधा दिलाई जाए। राज्य सरकार नियमानुसार उसका भुगतान करेगी। मंडलायुक्त स्वयं इसकी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते हुए प्रभावी ढंग से लागू कराएं। यह वहीं TV20 न्यूज़ से बातचीत में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि जो भी अस्पताल कोविड मरीजों से जो सरकारी रेट है उससे ज़्यादा रकम लेते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जनपद में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में के बब्बर चौक, केसरी चौक, चितौनी, सिकंदरपुर, मदिया पार मोड़, पटेल तिराहा आदि स्थानों पर लॉकडाउन में बेवजह घूम रहे लोगों का चालान काटा और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। वहीं 2 पहिया व 4 पहिया वाहन स्वामियों को घूमने का कारण पूछा, जिसका कारण स्पष्ट न होने की स्थिति में उनका चालान काटा गया। ऐसे में लगभग 20 छोटे 2 पहिया वाहन तथा 6 4 पहिया वाहनों का पुलिस द्वारा चालान काटा गया। बिना मास्क के घूम रहे लोगों को पुलिस ने सख्त चेतावनी देते हुए मास्क लगाने की हिदायत दी। वहीं लॉकडाउन का पालन न करने पर लोगों को सख्त निर्देश दिया कि अगर दोबारा पाया गया तो 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे बाजार में अफरा तफरी की स्थिति रही। लोगों को हिदायत भी दी गई कि अगर कोई दुकान खुली पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत द्वारा भी बार बार मुनादी करा दी गई है कि कोई भी दुकान ना खोले तथा लॉकडाउन के नियमों का पालन करे।
नगर पंचायत ततरौलिया में सफाई कर्मचारियों द्वारा नगर के मुख्य नाले की सफाई की गई तथा ब्लीचिंग चूने का छिड़काव किया गया। मुख्य नाला कई दिनों से बाधित था, जिसकी वजह से नाले से ऊपर पानी बह रहा था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अधिशासी अधिकारी संपूर्णानंद तिवारी के नेतृत्व में सफाई नायक राधेश्याम सिंह तथा सफाई कर्मियों की पूरी टीम द्वारा मुख्य नाले से लेकर अन्य नालों की भी सफाई की गई। सफाई नायक राधेश्याम सिंह ने बताया कि प्लास्टिक की बोरियां तथा सड़ी गली सब्जियां जो थैले में करके नाले में डाल दी गई थी, जिसकी वजह से नाला बुरी तरीके से जाम हो गया था, जिससे नाले का पानी नहीं निकल रहा था। अधिशासी अधिकारी संपूर्णानंद तिवारी ने बताया कि बहुत सी सब्जी की बोरी फंसी हुई थी, जिसको सफाई नायक के दिशा निर्देश पर निकलवाकर सफाई करवा दी गई है। अब नाले का पानी ओवरलोड नहीं होगा और साथ ही उन्होंने नगर पंचायत की जनता से अपील की है कि नाले में कूड़ा करकट, प्लास्टिक की बोरियां, सब्जी इत्यादि ना फेंकें, जिससे सफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसा करते हुए कोई भी व्यक्ति पाया गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि सफाई नायक राधेश्याम सिंह ने टीवी 20 न्यूज से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा। भैया, और आप ततरौलिया में किस पद पे इसके बारे में बताइए। मेरा नाम राधेश्याम सिंह है, सफाई नायक हूँ। ये यहाँ पे आज नालियाँ भर गई थी, पानियाँ ओवरलोड हो गया था। इसमें ऐसा है, कूड़ा रोज डोर टू डोर उठता है, उसके बाद कूड़ा उठने के बाद सब सब्जी वब्जी जो बोरी में भर के और नाली में सब डाल देते, इसलिए जाम हो गया। इसलिए आपके कर्मचारी द्वारा सफाई किया जा रहा है। ये कितनी देर में पानी सप्लाई चालू हो जाएगी? अभी 10-15 मिनट में चालू हो जाएगा। इसके लिए आप जनता को क्या कहेंगे? जनता से मेरा अनुरोध है कि सब लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और जो है नाली में कूड़ा कचरा हगीज वगैरह और सब्जी फब्जी ना डालें। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू तो लगा दिया है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद लग रहा है कि शायद यह लोग कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। ठूठीबारी के रामनगर गांव में प्रधान प्रतिनिधि अभय शंकर के विजय जुलूस में वाहनों का काफिला व समर्थकों द्वारा अबीर गुलाल लगाने का वीडियो वायरल होते ही क्षेत्र में तहलका तो मच गया और लोग कह रहे हैं क्या इनके लिए लॉकडाउन नहीं है, पर ठूठीबारी पुलिस कार्रवाई को लेकर बचती नजर आ रही है। दरअसल निचलौल ब्लॉक के ग्राम सभा रामनगर की प्रधान की सीट इस बार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के रसूखदार अभय शंकर सिंह ने अपने एक समर्थक को चुनाव में भरपूर समर्थन किया, जिसके चलते अनुसूचित जनजाति का समर्थक चुनाव जीत गया। इस जीत पर रामनगर में अभय शंकर सिंह के नेतृत्व में भव्य जुलूस निकाला गया। एक होटल लगे स्कॉर्पियो से अभय शंकर सिंह फूलमाला पहन उतरे। उनकी गाड़ी के पीछे कई अन्य गाड़ियों का भी काफिला था। विजय जुलूस गांव में पहुंचने पर महिलाएं विजेता प्रधान के साथ अभय शंकर सिंह को भी अबीर लगा रही थी। इस दौरान वायरल वीडियो में काफी भीड़ मौजूद थी। सोशल डिस्टेंसिंग का तनिक भी पालन नहीं दिखा। यह विजय जुलूस डीएम और एसपी के सख्त रोक के बाद भी निकाली गई। वहीं जिले के अन्य गांवों में विजय जुलूस निकालने पर केस दर्ज कर कार्रवाई की गई। और देखना है कि ठूठीवारी क्षेत्र के रामनगर में विजय जुलूस के वायरल वीडियो पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। लखनऊ से ये बड़ी खबर कही जाएगी, जहां सपा प्रवक्ता ने ट्वीट के जरिए भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में भी भाजपा के राज्यसभा सांसद के बेटे की अयासी में कोई कमी नहीं आई। राज्यसभा सांसद के बेटे ने 7 लाख रुपए देकर थाईलैंड से कालगल बुलाई थी, जो संक्रमण हुई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस अब खंगाल रही है तार की आखिर कैसे चल रहा विदेशी कालगल का नेटवर्क। पुलिस राजस्थान के ट्रेवल एजेंट की तलाश में
लेकिन राजधानी में अपनी अयाशी के लिए बुलाने वाले राज्यसभा सांसद व्यवसायी का बेटा अभी भी पुलिस की जद से बाहर है। 10 दिन तक कॉल गर्ल थी लखनऊ में मौजूद, लेकिन संपर्क में आने वाली का पुलिस अब पता लगा रही है। कालगर्ल को लखनऊ बुलाने वाले भाजपा के राज्यसभा सांसद के बेटे से अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। पहला सवाल यह है कि आखिर लॉकडाउन के बीच वो भारत कैसे आई। वही एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ये महिला एक कालगर्ल थी जिसे 10 दिन पहले लखनऊ के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे ने लाखों रुपए खर्च करके थाईलैंड से बुलाया था, लेकिन 2 दिन बाद ही वो बीमार पड़ गई तो उसे लोहिया अस्पताल में ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। फिर पुलिस ने लखनऊ में उसकी सहयोगी एजेंट सलमान की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करा दिया। इसी सलमान के सहारे वो भारत आई थी। लखनऊ पुलिस अब सलमान से विदेशी महिला की भारत आने की वजह के बारे में पूछताछ कर सकती है। पुलिस ने बताया कि महिला 28 अप्रैल को लखनऊ पहुंची थी। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां इसी बीच थाई दूतावास का कहना है कि उसके अधिकारी इस मामले को लेकर मृतका के परिजनों और लखनऊ पुलिस के संपर्क में है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से खबर दिखा रहे हैं, जहां आज लालगंज तहसील में एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव के निर्देश में लालगंज मार्केट में स्थित जल राजश्री स्वयं शुक्ला और कई मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत दी गई। साथ ही कोरोना किट से संबंधित दवाओं का स्टॉक देखा गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कोविड के लक्षण वाला व्यक्ति आता है तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत दवाएं दें। प्रतिदिन रजिस्टर मेंटेन करें और प्रतिदिन रजिस्टर की कॉपी सामुदायिक केंद्र भेजें ताकि उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। रजिस्टर न बनाने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही कोविड की किट भी रखें। मौके पर सीओ लालगंज और चौकी प्रभारी लालगंज उपस्थित रहे। ड्रग इंस्पेक्टर को भी बताया गया कि नियमित निरीक्षण जारी रखें। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। अब ये खबर बिहार के पटना से है, जहां बिहार की जन अधिकार पार्टी जाप के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कोरोना काल में मरते लोगों के बीच एम्बुलेंस के दुरुपयोग का मुद्दा उठाकर सियासत गरमा दी है। एक दिन पहले भाजपा के पूर्व मंत्री और सांसद राजीव प्रताप रूडी की सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस के अनुपयोगी खड़े होने का खुलासा किया था। अब एम्बुलेंस कांड में नया भंडाफोड़ हुआ है। इसका वीडियो पप्पू यादव ने ट्वीट किया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक एम्बुलेंस पर सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का नाम लिखा हुआ और उसमें बालू से भरी बोरियां लादी जा रही हैं। इस ट्वीट के बाद एक बार फिर भाजपा की घेरघेरी होने लगी है। कोरोना संक्रमण के बीच मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं का भारी अभाव है। मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है। सारण छपरा से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के अमनौर ऑफिस कैंपस में दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी मिली थी। इसके बाद से पप्पू यादव और बीजेपी सांसद के बीच जुबानी हमला तेज हो गया। इस मामले में यादव के खिलाफ राजन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसी बीच पप्पू यादव ने बालू से लद रही एम्बुलेंस का वीडियो ट्वीट करते हुए सांसद राजीव प्रताप रूडी पर हमला बोला है। पूर्व सांसद पप्पू यादव इस मुद्दे पर खूब चर्चाओं में है। उन्होंने वीडियो ट्वीट कर कहा कि एम्बुलेंस का राजीव प्रताप रूडी जी बालू ढोने में बहुत बेहतरीन उपयोग कर रहे थे। इसके लिए उनके पास ड्राइवर भी उपलब्ध था, लेकिन बीमारों की मदद के लिए एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर नहीं था। गौरतलब है कि इससे पहले रूडी ने अपने कैंपस में खड़ी एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर न होने की बात कही थी। पप्पू यादव के खुलासे के बाद पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी की ओर से भी सफाई आई थी। उन्होंने एम्बुलेंस के लिए ड्राइवरों की कमी बताई थी। इस पर पप्पू यादव ने 40 लाइसेंसधारी ड्राइवर खड़े कर दिए और कहा कि बिहार सरकार जहां भी एम्बुलेंस को ड्राइवर की जरूरत हो वे ले जाए। इसके लिए उन्होंने जाप के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह का नंबर भी जारी किया। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों की कमी है, इसलिए सरकार इन ड्राइवर को सरकारी नौकरी भी दे दे। उन्होंने महामारी एक्ट के तहत भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग उठाई। फिलहाल बालू ढोते वीडियो जारी होने के बाद एक बार फिर भाजपा पूर्व मंत्री और सांसद घिर गए हैं। आज लालगंज तहसील स्थित लालगंज मार्केट में लॉकडाउन का अनुपालन पुलिस बल के साथ एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मास्क न लगाने, कोविड का पालन न करने पर कार्रवाई भी की गई।
आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह में अभियान चलाकर तहसील लालगंज के थानों में 413 लोगों पर बिना मास्क के लगने पर 74,000 रुपया जुर्माना वसूला गया, तो वही 276 गाड़ियों का चालान किया गया। 13 सीज कर गई, तो वही 11 दुकानदारों से 11,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। अब यदि दुकानें गलत रूप से खुली पाई गई तो दुकान सील कराई जाएगी और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। उक्त बातें पंकज कुमार श्रीवास्तव एसडीएम लालगंज ने कही। वहीं उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया कि दुकानें सील भी करें। इसी प्रकार आज मंडी का सीओ लालगंज नगर पंचायत कर्मचारियों के साथ लालगंज मंडी का निरीक्षण कर दुकानों को दूर दूर लगाने निर्देशित किया गया और जो इसका अनुपालन नहीं करेगा उन पर FIR दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए। वैश्विक महामारी कोविड रोगग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु ऑक्सीजन की उपलब्धता की दिशा में पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल द्वारा किए जाने वाले अथक प्रयासों के तहत ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्बाध संचालन किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से चलकर जीवनरक्षक दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन व 2 भरे कैंटरों के साथ 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति के साथ वाराणसी मंडल के माधो सिंह स्टेशन पहुंची, जहां मंडल रेल प्रबंधक विजय कुमार पंजियार एवं मंडलीय अधिकारियों द्वारा माधो सिंह स्टेशन के कॉनकोर्स साइडिंग तक तरल मेडिकल ऑक्सीजन लोडेड ऑक्सीजन एक्सप्रेस के संचालन एवं अनलोडिंग प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की गई। वाराणसी मंडल के कुशल नेतृत्व में मुड़वाड़ी माधो सिंह रेलखंड को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित किया। इस अवसर पर उक्त खंड के सभी स्टेशन हाई अलर्ट पर थे और कड़ी सुरक्षा निगरानी में ऑक्सीजन एक्सप्रेस पास कराई गई। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक विजय कुमार पंजियार ने अवगत कराया कि जीवन रक्षक ऑक्सीजन एक्सप्रेस एवं अन्य ऑक्सीजन ट्रेनें ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए निरंतरता से संचालित की जा रही है ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति को समयानुसार उपलब्ध कराया जा सके। आपदा की इस घड़ी में सदैव की भांति मंडल अपनी प्रतिबद्ध सेवाओं के साथ राष्ट्र सेवा हेतु कृत संकल्पित है। हम आपको एक ऐसे खतरनाक स्पेनिश फ्लू की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं जो 1918 में हुआ था, जिसमें लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए थे। तब हमारे पास मोबाइल व आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। उसके बाद भी स्वास्थ्य कर्मियों व डॉक्टरों ने एक ऐसी मिसाल पेश की जो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। उस समय के क्वारंटाइन सेंटर चेहरे पर लगे मास्क सुरक्षा कवच बताने के लिए काफ़ी थे कि उस समय लोग आज के हिसाब से ज़्यादा जागरूक थे, जबकि संसाधन भी हमारे पास न के बराबर थे। और आज हम जागरूक भी बनते हैं लेकिन कहीं देखने को नहीं मिल पा रहा है। लोग कोविड लाइन का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू से दुनिया भर में कम से कम 5 करोड़ लोग मारे गए थे। कोविड-19 पूरी तरह से एक नई बीमारी है। एक ऐसी बीमारी है जिसका उम्रदराज लोगों पर कहीं ज़्यादा असर होता है। 1918 में पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में लेने वाले इन्फ्लुएंजा ने ऐसे लोगों को अपना ज़्यादा शिकार बनाया था जो कि 20 से 30 साल की उम्र में और मजबूत इम्यून सिस्टम वाले थे। लेकिन सरकारों और लोगों के इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए उठाए गए कदम कुछ वैसे ही हैं जैसे 1918 की फ्लू के दौरान दिखाई दिए थे। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने स्पेनिश फ्लू के फैलने का अध्ययन किया ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक आपातकालीन योजना तैयार की जा सके। इसका सबसे अहम सबक यह था कि 1918 के पतझड़ के वक्त पर इस बीमारी की दूसरी लहर पहले के मुकाबले ज़्यादा घातक साबित हुई थी। मई 1918 में जब फ्लू से पहली मौत दर्ज हुई उस वक्त इंग्लैंड युद्ध के दौर में था। दूसरी कई सरकारों की तरह से यूएस सरकार की भी इससे निपटने के लिए तैयार नहीं थी। माना जाता है कि सरकार ने फैसला किया कि फ्लू से लोगों को बचाने की बजाय युद्ध पर फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। भीड़भाड़ वाले सैनिकों के ट्रांसपोर्ट और जंगी सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों और बसों और ट्रेनों के जरिए यह बीमारी जंगल की आग की तरह फैल गई। सर आर्थर न्यूज होम ने रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन के लिए 1919 में भेजी अपनी रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया था। जुलाई 1918 में उन्होंने एक मेमोरेंडम फॉर पब्लिक यूज़ लिखा था। इसमें लोगों को सलाह दी गई थी कि अगर वे बीमार हैं तो घर पर ही रहें और ज़्यादा भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। इस मेमोरेंडम को सरकार ने रद्दी में फेंक दिया था। सर आर्थर का तर्क था कि अगर इन नियमों को माना जाता तो कई जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी थीं जिनमें भले ही स्वास्थ्य और जीवन का जोखिम बना हुआ था, लेकिन बड़ा कर्तव्य युद्ध को जारी रखना था। 1918 में इन्फ्लुएंजा का कोई इलाज नहीं था, साथ ही निमोनिया जैसी जटिलताओं का भी इलाज करने के लिए कोई एंटीबायोटिक्स नहीं थी। ऐसे में हॉस्पिटलों में मरीजों की भीड़ लग गई। अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद आजमगढ़ शुभनाथ प्रसाद ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के बचाव के दृष्टिगत नगर क्षेत्र के मुख्य प्रशासनिक कार्यालयों, उप जिलाधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन, कोविड-19 कंट्रोल रूम, जीजीआईसी, विकास भवन एवं सौदा स्थल राजघाट तथा
नगर पालिका चौराहे से मुख्य चौक होते हुए पांडे बाजार तक के मार्गों का सैनिटाइजेशन जलकल विभाग नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की सैनिटाइजेशन की टीम संख्या 1 द्वारा किया गया। तो ये जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत विकासखंड तरवा, चौकी गंजोर, विकासखंड रानी की सराय, ग्राम पंचायत असनी सहित जनपद के समस्त विकास खंडों के ग्राम पंचायतों के अंतर्गत सैनिटाइजेशन का काम कराया गया। खबर चंदौली से है, जहां थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम भगवानपुर निवासी जयशंकर उपाध्याय की पत्नी की मृत्यु हो गई, जो बीमारी का मुख्य कारण था। घर पर पति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। अंतिम संस्कार हेतु जैसे ही किसी का सहयोग न मिला, सूचना 112 पर प्राप्त होते ही उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चंदौली में पुलिस बल एवं अन्य संबंधित के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत घर से बाहर निकलवाकर अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर बलुआ घाट भिजवाकर शवदाह कराया गया। ऐसे में चंदौली पुलिस की ये कार्य क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई चंदौली पुलिस की वाहवाही करते नहीं थक रहा है। बता दें कि चंदौली पुलिस ने एक बेसहारा महिला के शव का अंतिम संस्कार कराया, क्योंकि उसके घर पर उसके पति के सिवाय कोई नहीं था और वो कोविड-19 संक्रमित थी। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान और कोरोना लॉकडाउन का पालन कराने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की आज थाना तरवा की पुलिस ने एक अजय तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वही थाना रौना पार की पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर धारा 151 CRPC की, तो जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 29 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अमरेंद्र प्रसाद सिंह के निर्देशानुसार जनपद में नक्सली संचरण पर प्रभावी रोकथाम रखने, दूरस्थ व पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों वनवासियों से समन्वय स्थापित कर रखने, सुरक्षा की भावना बनाए रखने एवं अधिसूचना संकलन के उद्देश्य से सोनभद्र पुलिस द्वारा अनियमित रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सघन कैंपिंग किया जाता है। इसी क्रम में आज थाना जुगैल पुलिस द्वारा उप निरीक्षक विजय शंकर यादव के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के भर्ररी में फोर्स, थाना शाहगंज पुलिस द्वारा थानाध्यक्ष शेषनाथ पाल के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के ग्राम मोहरिया तथा ग्राम जुड़ैली में तथा थाना मेयरपुर पुलिस द्वारा प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमाव तथा रास पहाड़ी में PSC बल के साथ सेकंड कैंपिंग की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर लाभप्रद सूचनाओं के संकलन सहित किसी भी प्रकार की समस्या अथवा सूचना होने पर तत्काल अवगत कराने की अपील की गई। इस दौरान लोगों से भयमुक्त होकर किसी के बहकावे में न आते हुए पुलिस का सहयोग करने की बात कही गई तथा नक्सलियों के संबंध में जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को अवगत कराने तथा कोविड-19 के दृष्टिगत शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने हेतु भी बताया गया।